हेलो एवरीवन, दृष्टि CUET प्रोग्राम में आपका स्वागत है। CUET के तहत हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम कुछ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस यही है कि एक तो आपको सवाल की नेचर पता चल सके और जो आने वाले सवाल हैं एग्जाम्स में तो उसमें आपको समझ आ सके कि किन किन डायमेंशन पे सवाल पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पास है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको MCQs की होगी उतना ज़्यादा आप सफल होने के करीब होंगे। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये अध्याय 2 है और इसके कुछ MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं। ये MCQs अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन की ही किताब, बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की किताब को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको जल्दी से ले लीजिए और उसके बाद उसके MCQs को सॉल्व कीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा MCQs दिए गए हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। तो सवाल है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। पूछा क्या गया है, वास्तविक फल के बारे में पूछा गया है, लेकिन वास्तविक इसके साथ जोड़ा गया है। अभी हम समझेंगे कि वास्तविक फल और आभासी फल में क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है। दूसरा ऑप्शन है जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन है जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्य दलपुंज से होती है और जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। हम जब पूरे लेक्चर को समझेंगे तो उसी क्रम में हम ये भी समझेंगे कि फीमेल जो जनन अंग है, जो मादा जनन अंग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओवरी यानी अंडाशय। इसकी संरचना को डिटेल में लेक्चर में बताया गया है। और ये अंडाशय जो है ये किस में बदलता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है और एक इसकी स्टेज आती है निषेचन, तो निषेचन के बाद ये अंडाशय फल में बदल जाता है। इसी तरह बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे जाइगोट यानी युग्मनज, ये बदल जाता है किसमें, भ्रूण में। इसी तरह ओव्यूल यानी बीजांड, ये बदल जाता है किसमें, बीज में। बीज को कहते हैं सीड, भ्रूण को एम्ब्रियो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लावर है उसके कुछ और भी भाग हैं जो हमने लेक्चर में स्टडी किए हैं। एक फ्लावर में ये पिस्टल होती है, ये एंथर होता है और ये जो पुष्प जिस चीज पर, ये फ्लावर जिस पर टिका होता है, इसे कहते हैं पुष्पासन। तो कई बार ओवरी फल में नहीं बदलती बल्कि उस फ्लावर का जो थैलेमस है, जिसे हमने क्या कहा, पुष्पासन है, पुष्पासन, ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है फल में। यानी उस कंडीशन में ओवरी से क्या नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा, बल्कि पुष्पासन से क्या बनेगा, फल बनेगा। तो रूल क्या है, ओवरी से हमेशा यानी अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा। अगर यही रूल फॉलो हो रहा है तो इसे कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। इससे जो फ्रूट्स बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, यानी वास्तविक फल कहते हैं। और जो पुष्पासन है अगर वो चेंज हो रहा है किसमें, फल में, तो इसको कहते हैं आभासी फल, आभासी फल। ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल तो सभी हैं, लगभग सभी में ये स्थिति होती है कि ओवरी किस में बदल जाता है, फल में, अंडाशय फल में बदल जाता है। लेकिन आभासी फल का उदाहरण अगर मैं यहां लिखूं तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा कैश्यू, काजू जो होता है, ये सब आभासी फल का एग्जाम्पल है। अब हम सवाल देखते हैं। सवाल में वास्तविक फल पूछा गया है तो हमें अब अपने ऑप्शन में क्या ढूंढना है, वास्तविक फल किसे कहेंगे जिसमें अंडाशय किसमें चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। अगर यहाँ वास्तविक की जगह आभासी पूछा होता तो उत्तर हमारा क्या हो जाता,
पुष्पासन वाला। ओके, आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित नहीं है पूछा है। और कौन कौन सी यहाँ पर दिए गए हैं, बाह्य दल दिया गया है, पंखुड़ी दी गई है, पुंकेसर दिया गया है, स्त्री केसर दिया गया है और मूलांकुर दिया गया है। हमें यहाँ देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन है जो इससे संबंधित नहीं है फ्लावर से। तो मूलांकुर, मूलांकुर के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है ये कि किससे संबंधित है, ये रूट से यानी मूल से संबंधित है। तो ये फ्लावर का हिस्सा नहीं हो सकता, तो इसी को हम आंसर मानते हैं 5th। और केवल आंसर अभी हमारा आ गया है केवल 5, यानी मूलांकुर किसका हिस्सा नहीं है, ये पुष्प का हिस्सा नहीं है। लेकिन अभी हम एक बार पुष्प जो है हमारा जो फ्लावर है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, और जो ये वाले ऑप्शंस दिए गए हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं फ्लावर में, उसकी हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। एक फ्लावर में मध्य भाग में इस तरह की संरचना होती है। इसे हम कहते हैं वर्ती काग्र, इसे हम कहते हैं वर्तिका, और ये है अंडाशय। अंडाशय। इसके अलावा यहां से निकलता है क्या, पुंकेसर। इन्हें क्या कहते हैं, पुंकेसर। तो जो मादा जनन अंग है वो क्या है, वो ये है जिनको हमने अभी जिनका नामांकन किया है। और ये क्या है, इसे हम कहते हैं पिस्टिल, या हिंदी में इसे कहते हैं स्त्री केसर। ये हमारे ऑप्शन में था स्त्री केसर। तो स्त्री केसर किसका हिस्सा है, फूल का, पुष्प का हिस्सा है। इसी तरह जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है ब्लू कलर से, इसे हम कहते हैं, ये तंतु है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है, और इन्हें दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमन यानी पुंकेसर। ये भी हमारे ऑप्शन में था। तो पुंकेसर भी किसका हिस्सा है, एक फ्लावर का हिस्सा है पुंकेसर। इसके बाद ये जो ओवरी है, ये जो अंडाशय है, ये एक स्ट्रक्चर पे टिका होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, जो पिछले सवाल में हमने जिसके बारे में पढ़ा था। इसे कहते हैं पुष्पासन। आभासी फल में क्या होता है, यही पुष्पासन किस में बदल जाता है, फल में। जबकि वास्तविक फल में क्या होता है, ये ओवरी वाला पार्ट किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। इसके अलावा एक पुष्प में और क्या स्ट्रक्चर होते हैं, एक पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं। जैसे गुलाब में लाल रंग की पंखुड़ियां होती हैं, इसी तरह हर फ्लावर में अलग अलग कलर की पंखुड़ियां होती हैं। ये क्या है, पंखुड़ी। ये है पंखुड़ी। यहां से रब कर देती हूं क्योंकि ये स्त्री केसर का हिस्सा नहीं होती। इसी तरह आपने किसी भी फूल के स्ट्रक्चर में देखा ही होगा कि यहाँ छोटी छोटी संरचनाएं इस तरह से होती हैं। अब इसे हम कहते हैं सेपल। इसे हम कहते हैं सेपल या कैलिक्स। कैलिक्स। तो ये पुष्प का पूरा स्ट्रक्चर है। अब हमारे ऑप्शन में एक और नाम दिया गया है, और वो क्या है, बाह्य दल। पुंकेसर को हमने देख लिया कहाँ प्रेजेंट होता है, पंखुड़ी हमने देख लिया, स्त्री केसर हमने देख लिया, बचा क्या, बाह्य दल। बाह्य दल को भी देख लेते हैं। जब हम इस ओवरी को आगे इसके अंदर देखते हैं स्ट्रक्चर में और बारीक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल की संरचना कैसी होती है, ओव्यूल इस तरह का होता है, यानी बीजांड। और इस बीजांड में ये जो दो ऐसी संरचनाएं, घुमावदार संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं, जो बाहर वाली होती है उसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर
इंटेग्यूमेंट यानी बाह्य दल, बाह्य दल, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ किसका बनाया गया है? ओवरी के अंदर स्थित किसका? ओव्यूल का। यानी फ्लावर के अंदर ही कौन है? ओव्यूल है। तो बाह्य दल भी कहाँ होगा? एक पुष्प का ही भाग होगा। तो बाह्य दल भी किसका भाग है? पुष्प का भाग है। कौन बचा? मूलांकुर। उत्तर हम पहले ही देख चुके थे कि मूलांकुर है, लेकिन उसके बावजूद हमने थोड़े स्ट्रक्चर को क्या किया, समझ लिया, क्योंकि और भी सवाल हैं जो इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नर और मादा युग्मकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मादा युग्मक नर युग्मक की अपेक्षा आकार में छोटा और गतिशील होता है। जब हम निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन से पहले की जो घटनाएं हैं उसमें एक घटना होती है जब मादा युग्मक और नर युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। अब यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्लावर की, तो फ्लावर, जब हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर के केस में जो हमारा मादा युग्मक है वो क्या होता है? वो होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? एग, यानी भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में कौन प्रेजेंट होता है? अंड। ये मादा युग्मक है। इसी तरह नर युग्मक की अगर हम बात करें तो नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक को हम कहते हैं परागकण। परागकण यानी पॉलन ग्रेन। अब जो परागकण है वो साइज में कितना होता है? बहुत सारे होते हैं, नंबर में बहुत सारे होते हैं। चाहे हम मेल गैमेट की बात फ्लावर में करें या फिर ह्यूमन में करें, ह्यूमन में भी हम देखते हैं कि मेल गैमेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली नंबर ऑफ एग्स के। तो नंबर में ये ज़्यादा होंगे तो साइज में क्या होगा? छोटा होगा। जबकि जो मादा युग्मक है वो क्या होगा? नंबर में कम होगा लेकिन साइज में ज़्यादा होगा। इसके अलावा इसे और हम डिटेल में लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो उसमें कहा गया है कि जो मादा युग्मक होता है वो चलनशील होता है, जबकि इसका उल्टा होता है। मैक्सिमम अगर हम अपवादों को छोड़ दें और जनरल बात करें तो हमेशा जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है, यानी चलनशील होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो स्थिर होता है। यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में ये ओवरी थी, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या था? स्त्री केसर अभी हमने बनाया था, और यहाँ क्या थे? एंथर। इन एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। यहीं पर बनता है क्या? परागकण। ये जो परागकण है ये मूव करके या तो इसी फ्लावर के वर्तिकार्ग पर आएंगे या किसी दूसरे फ्लावर के वर्तिकार्ग पर जाएंगे। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि जो नर युग्मक है यानी जो परागकण है उन्हीं का मूवमेंट हो रहा है, और हम जानते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। तो अभी हमें आंसर मिल गया है कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि गतिशील मादा युग्मक नहीं होता। अब नर युग्मक में कोशिका को ऊर्जा देने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। अब देखिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, तो इस स्ट्रक्चर में आगे जाके यहाँ पर एग बनता है, और इस एग को खाना देने के लिए ऊपर बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। और इसके अलावा जब निषेचन हो जाता है उसके बाद एंडोस्पर्म का भी निर्माण होता है। ये एंडोस्पर्म जो है हमेशा क्या करेगा? जो युग्मनज बनेगा उसको हमेशा क्या देता रहेगा? फूड देता रहेगा। तो चाहे निषेचन से पहले की बात हो चाहे निषेचन के बाद की बात हो, जो मादा युग्मक है उसे न्यूट्रिशन पोषण देने के लिए सेल प्रेजेंट होती है, जबकि पॉलन ग्रेन के साथ एक टाइम के बाद ऐसा नहीं होता। उसे डिटेल से हमने कवर किया है लेक्चर में, और किताब में भी अच्छे से समझाई गई हैं ये सब चीज़ें। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सही कथन हमें चुनना है, तो ऑप्शन डी ना तो एक सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है।
अब अगले सवाल की बात करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में, अगले सवाल की बात करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं? फ्लावर बनाते हैं, उनमें फ्लावर उगते हैं। अब ये जो फ्लावर हैं, इसके अंदर इन्होंने पहले स्टेटमेंट में कहा है कि जननांग होते हैं यानी जनन अंग होते हैं। अभी अभी हमने स्ट्रक्चर में इस चीज को देखा है कि एक पुष्प के अंदर ही क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं, चाहे वो स्त्री केसर हो जो कि मादा जनन अंग है, और चाहे वो पुंकेसर हो जो कि क्या है? नर जनन अंग है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। तो बिल्कुल सही है। पहले स्टेटमेंट को भी ये क्या कर रहा है? पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है कि कहाँ स्थित है जनन अंग? पुष्प में, और जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं। बिल्कुल सही है ये। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। एक बार चित्र देख लेते हैं फिर से। ये देखिए, ये क्या था? स्त्री केसर, और ये क्या था? पुंकेसर। ये किसके भाग हैं? पुष्प के ही भाग हैं। और यहीं पर क्या बनता है? एग और पराग कण बनते हैं जो कि क्या है? जनन कोशिकाएं हैं। तो हमारा ये उत्तर, दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से सही स्टेटमेंट पूछा है, तो उत्तर आ जाता है सी। 1 और 2 दोनों सही स्टेटमेंट है। अंतिम सवाल है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पुंकेसर नर जननांग है जो पराग कण बनाते हैं। बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने फिर से उसको देखा भी था। पुंकेसर क्या यानी स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जननांग है, और वो क्या बनाता है? पराग कण बनाता है यानी पॉलन ग्रेन बनाता है। तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित है। बिल्कुल पुष्प के केंद्र में ही अवस्थित है, और स्त्री केसर ही क्या है? मादा जननांग है। तीसरा क्या है? पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं परागण होता क्या है। परागण क्या होता है? परागण को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। लेक्चर में हमने और डिटेल में इन चीजों को कवर किया है। तो परागण या तो स्वपरागण होता है और या फिर होता है परपरागण। परपरागण, स्वपरागण में क्या होगा? ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट पे क्या होगा? एक फ्लावर होगा। ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या होगा? इस फ्लावर के अंदर होंगे स्त्री केसर और पुंकेसर। इन पुंकेसर पे किसका निर्माण होगा? पराग कणों का। और स्त्री केसर में यहां किसका निर्माण होगा? एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश का, जिसमें अंदर क्या है? मादा जनन कोशिका। अब ये पराग कण जो होंगे, या तो इस फ्लावर पे, क्योंकि ये फ्लावर कैसा है? इसमें क्या है? स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। तो जो पराग कण होंगे वो इसी फ्लावर के अंदर यहां से यहां आएंगे और क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया में भाग लेंगे। ऐसे परागण को जब एक ही पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस तरह के परागण को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन एक दूसरी कंडीशन क्या है? ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। इस प्लांट में क्या है? एक फ्लावर है, और इस प्लांट में क्या है? दूसरा फ्लावर है। अब इस वाले में क्या है? मेल है, मान लीजिए। यहां पर क्या है? सिर्फ एंथर है। और इस वाले प्लांट में क्या है? सिर्फ स्त्री केसर है।
तो अब इस फ्लावर के जो परागकण हैं वो किसी कारक के द्वारा, चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे कीट हो, किसी भी तरीके से वो क्या करेंगे, यहां से यहां आएंगे। और ये किसका हिस्सा है, इस वाले फ्लावर का। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, परागकण उसके वर्तिकाग्र पर एक ही फ्लावर के अंदर आ रहे हैं, उसे क्या कहा, स्वपरागण। अगर एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन यानी परागकण दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर जाते हैं तो इस तरह के परागण यानी पॉलिनेशन को परपरागण कहते हैं। और यही स्टेटमेंट भी है कि परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल और भी चीजें हैं। अगर दो प्लांट हैं अलग अलग तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही पेड़ है, उस पेड़ पर दो फूल हैं। अगर जो परागकण है अगर एक फूल से, एक ही पेड़ के एक फूल से उसी पेड़ के दूसरे फूल पर जाता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो ये सब हमने लेक्चर में डिटेल में कवर किया है। तो इसमें तीनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं, ये भी और ये भी। पूछा क्या है, कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। जैसे अब यहाँ मैं क्यों इसको सही को हमेशा मार्क करती हूँ, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, सवाल स्टेटमेंट्स पढ़े, करेक्ट लगाया और रॉन्ग लगाया, उसके बाद हम ये देखना भूल जाते हैं कि सवाल में क्या पूछा है, सही है पूछा है या सही नहीं है पूछा है। तो एग्जाम में इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप सवाल को हल कर चुके हैं और हल करने के बाद अगर आप उस सवाल को गलत करेंगे तो उसका दुख क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये आज के 5 सवाल थे जो हमने आपसे डिस्कस करे हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। MCQs क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। तो बने रहिए दृष्टि IAS और CUET के साथ।